वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 370 कश्मीर से हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कश्मीर एक नए युग में आ गया है, कश्मीर नए निर्माण के दौर में आ गया है, कश्मीर में बेहतरी विकास का एक नया दौर चल रहा है और कश्मीर अब नए दिन देख रहा है। कश्मीर में मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है वहाँ के विकास बेहतरी के लिए, उसका पूरा ब्यौरा देश के गृह मंत्री अमित शाह रख रहे थे। कुल मिलाकर के आज कश्मीर कई नज़रिए से देखे जाने की मांग करता है। देश के मशहूर मकबूल शायर साहिल लुधियानवी का एक शेर है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। यह शेर मसला बदल कर भी मौजू लगता है। मसला अगर कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो और जिन लोगों ने ताउम्र 370 के शिकंजे में कश्मीरियत और मुल्क की बेहतरी के नाम पर उसको डाले रखा हो, उनको आज साहिर के लिखे शेर मुबारक। चाहे देश में पहले की सरकारें हों या जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती ख़ानदान की सरकारें, देश में इंडिविजुअल लिबर्टी और लिबरलिज्म के नाम पर बौद्धिक जुगाली करने वाले पाखंड से भरे लोग हों, सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल रखा है और यह सवाल आज संवैधानिक तौर पर सही है, उसको अब तक क्यों ढोया जाता रहा। जब आज कश्मीर में बेहतरी है तो उसे बर्बाद होते रहने के लिए क्यों छोड़ा गया। जब कश्मीर में अलग से किसी संविधान की ज़रूरत नहीं थी तो यह आज माना जा रहा है, फिर अब तक उसको देश से काट कर क्यों रखा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, वह बेंच कर रही थी और उस पीठ ने 6 बड़ी बातें कही। पहला ये कि अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला राष्ट्रपति ने लिया वह संवैधानिक तौर पर सही था। अनुच्छेद यानी कि धारा 370 राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 370 अस्थायी था ना कि स्थायी, यानी कि टेम्पररी था ना कि परमानेंट। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं और लागू होंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यानी कि संप्रभु भारत में एक अलग से संप्रभु आइडेंटिटी खड़ी की जाए, यह गलत है। यह बात वो बेंच कर रही थी जिसने सुनवाई की। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve 2 purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज कहते हैं कि 370 को हमने पढ़ा, युद्ध के हालात में 370 लगाया गया, लेकिन यह टेम्पररी अरेंजमेंट था, लेकिन परमानेंट करके
पूरे 72 साल इसको रखा गया। आखिर जो सरकारें पीछे चलती रही हैं, हिंदुस्तान की बेहतरी कश्मीरियत के नाम पर 370 को पाला जाता रहा, पोसा जाता रहा, और इस 370 की आड़ में वहाँ आतंकवाद पनपा, इस 370 की आड़ में वहाँ अलगाववाद पनपा, इस 370 की आड़ में वहाँ के नौजवानों के हाथ से रोजगार छूटा, इस 370 की आड़ में वहाँ की महिलाओं के लिए दुनिया कट गई। यह सब कुछ होता रहा 370 की आड़ में। इसके लिए वो कौन से लोग हैं जो गुनहगार ठहराए जाने चाहिए, ये बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर को 370 के तहत जितनी शक्तियां मिली थीं, उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को वापस ले लिया था, और उसके बाद से तमाम तरह की आशंकाओं और सवालों के बावजूद घाटी में हालात सुधरते चले गए, जिसका जिक्र आज गृह मंत्री संसद में कर रहे थे। कश्मीर में बदलते और बेहतर होते हालात के तथ्यों के आधार पर भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने गौर किया, और उसे भी कहीं ना कहीं विकास बेहतरी का अंदाजा हुआ। मसला इतना ही नहीं है। देश की संसद में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने घाटी के अपने अनुभव, जो उनके निजी थे, देश के साथ उन्होंने साझा किया और असलियत जम्मू कश्मीर के सामने रखी। आप भी सुनेंगे तो एक सवाल पिछली सरकारों से जरूर पूछेंगे कि यह पहले क्यों नहीं हुआ, मोदी सरकार को ही क्यों करना पड़ा। The passage of this bill shall undo the injustice that has been done to the people of Jammu and Kashmir. Those who oppose this bill should understand what people of this country want. I would like to quote a शेर by Nawaz Deobandi. जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आप ही को दिखा रहा था। Sir, it was the year 2022. I was at Lal Chowk at Srinagar, the infamous Lal Chowk, which was once the townhouse of terrorism. It was a place that remained heavily guarded and where peace and freedom were unheard of. I happened to be at that place and had the pleasure of hosting the first ever live television debate from Lal Chowk. And when I was doing that show, sir, I saw tirangas everywhere. And I was compelled to think of our Honorable Prime Minister when he undertook the Ekta Yatra in 1991 and hoisted the tricolour at Lal Chowk at a time when it was unimaginable to hoist even a single tiranga, let alone a rally. Sir, I remember I was 10 years old and it left an imprint in my mind which still stays with me today. देश का एक सांसद जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के हालात बन गए और खुद फहरा करके वहां बदले हालात का उन्होंने जो खुद अनुभव किया उसको संसद के सामने रखा। और यह जो बदलते हुए हालात हैं, कश्मीर में बेहतरी जो लौट रही है, पुराने दिन कश्मीर के लौट रहे हैं, उसकी बेहतरी की रफ्तार बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लगाया, उस फैसले पर मुहर लगाई है। इस बात को संसद के भीतर देश के गृह मंत्री भी रख रहे हैं। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि
कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। देश के साथ जो फरेब किया गया, जो पाखंड रहा, जो छलावा रहा, संविधान के साथ जो धोखा रहा, वो 70 साल तक चलता रहा। यही बात अमित शाह संसद के भीतर कह रहे थे। संविधान सभा ने, संविधान बनाने वालों ने जिस आर्टिकल के सामने हाशिए पर लिखा कि टेम्पररी, उसको परमानेंट किया गया कि कश्मीरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदुस्तान कश्मीर के रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मजाक है। कश्मीर हिंदुस्तान का नाज है और उसकी खूबसूरती उसकी तरक्की के साथ मेल करके चलनी चाहिए। दरअसल जानते हैं, संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा, संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा, उन लफ्ज़ों से उभरा है सदा ज़हन में कश्मीर। और ये सब जो थे पिछले 30-35 साल से बदहाल थे, फटेहाल थे, और इनकी हालत दुर्दिन में जिस तरीके से इंसान सूख कर कांटा हो जाता है, उसी तरीके से रही है। कभी बेइंतहा खूबसूरती, अमन चैन और भाईचारे के लिए दुनिया भर में मशहूर कश्मीर पिछले 30 साल से दहशतगर्दों, अलगाववादियों, देशद्रोहियों और पाकिस्तान परस्तों की पनाहगाह, ऐशगाह हो चुका था। 4 साल पहले 370 के हटने के बाद से हालात में बदलाव आया। उसने ही 370 के पैरोकारों को सुप्रीम कोर्ट में पस्त कर दिया। मैं आगे बढ़ने से पहले इस पूरे मामले को तफसील से आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा कैसे और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हुआ क्या। 370 हटाने के सरकार के फैसले को अदालत में चैलेंज किया गया था कि भाई ये गलत है, सरकार का फैसला देश के खिलाफ है, और 23-24 याचिकाएं दाखिल हो गई। 5 जजों की संविधान पीठ बनी जिसने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की, क्लब करके। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक सुनवाई चली। 5 सितंबर को सुनवाई पूरी हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिनों के बाद फैसला सुनाया और 5 जजों में 3 अलग अलग फैसले हैं और तीनों फैसलों को लेकर सभी जज एकमत। कुल मिलाकर सरकार 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद वो फैसला हासिल कर पाई जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसके हक में दिया। अब जो एक छोटा ब्रीफ शुरुआत में मैंने आपके सामने रखा था, उसके डिटेल सुनिए। 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सुनते जाइएगा, गौर से सुनिएगा। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला जम्मू कश्मीर पर लिया वो बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। राज्य का जो बंटवारा किया गया वो सही था, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग किए गए, वो सही फैसला था। इसी के साथ 370 की वापसी की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, टेम्पररी लीगल प्रोविजन। राष्ट्रपति के पास इसे खत्म करने का पूरा अधिकार था और जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति की शक्ति बनी रहती है, क्योंकि वो भारत की संविधान सभा से शक्ति ले रहा है जो संविधान बना। इस लिहाज से राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का 2019 का आदेश वैध था, यानी सही था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में साफ है। भारत में विलय के फैसले के बाद इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता, यानी कि जम्मू कश्मीर की
आंतरिक संप्रभुता नहीं रहती है। जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जरूर है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल कहता है। लेकिन भारतीय संविधान के आने के बाद अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर समान रूप से लागू होते हैं। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था, विघटन के लिए, उसके खराब दौर के लिए, वहां के लोगों की जिंदगी की बदहाली के लिए नहीं था। ये देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक की चली आ रही सरकारों, व्यवस्था, मानसिकता और उस तरह की दलीलों पर सवाल करता है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देकर के बनाए रखने और कश्मीरियत, हिंदुस्तान की बेहतरी के नाम पर जम्मू और कश्मीर और भारत के संबंधों को बरकरार रखने के एक बहुत ही बड़े फरेब को बचा करके रखा था। कोर्ट कहता है कि फरेब था ये। कोर्ट कहता है कि संविधान इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। कोर्ट कहता है कि 370 पढ़ने के बाद हम फैसले पर आए हैं कि वो गलत है और जो हुआ है सही है। यानी कोई बुरा इंटेंशन सरकार का नजर नहीं आ रहा है इस फैसले को लेने में कि 370 हट रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने दिसंबर 2018 के जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया। आपको याद होगा कि पीडीपी बीजेपी की सरकार जब वहाँ हटी, टूटी, उसके बाद से वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, गवर्नर्स रूल लगाया गया और उस पर भी सवाल था। और कोर्ट क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। ऐसे में राज्य की और केंद्र की दोनों की तरफ से जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं उसे कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो अराजकता फैलेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ जरूरी निर्देश दिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नया डिलिमिटेशन हुआ है उसके आधार पर जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, वापस किया जाए। जब 370 सरकार ने हटाया तो उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी के रूप में खड़ा किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात अनुकूल होने पर उसको राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया, कर दीजिए, और सरकार को 9 महीने का समय दिया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव करवा लीजिए। इस पर सरकार की तरफ से सहमति जताई गई है। चुनाव आयोग को भी तैयारी करने के लिए कहा गया है और वो तैयारी में लग गया है। आयोग की तरफ से बहुत जल्द कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। जाहिर है जब कोर्ट की तरफ से इतनी मजबूत मुहर लगेगी तो सरकार अपने फैसले को उन लोगों को जरूर दिखाना चाहेगी या उनको आईना दिखाना चाहेगी जो लोग उसके फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे थे। The festival of democracy is being celebrated in Jammu Kashmir from a time where Tiranga was not visible. Today almost every household fearlessly hoists the Tiranga, celebrating Ek Desh, Ek Samvidhan, Ek Jhanda, Har Ghar Tiranga. Sir, as per the data available, there are currently 46,517 families having 1,58,976 persons registered with the relief organization of the government of Jammu and Kashmir who have got registered over a period of last 3 decades. Sir, while we talk of the rights and justice for the people of Jammu and Kashmir, we must think of it as social, political and economic rights. The original Reorganization Act is proposed to be amended with a view to provide representation to Kashmiri migrants, displaced persons from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, and scheduled tribes in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir, so as to preserve their political rights as well as for their overall social and economic development. So the Reservation Amendment Bill proposes to change the nomenclature of weak and underprivileged class, social class, to other backward classes, which is a wider, constitutionally valid and more empowering definition. कश्मीर को लेकर के सरकार का जो पूरा अप्रोच रहा है, उसके फैसले रहे हैं, कमिटमेंट रहा है, पॉलिसीज़ को लेकर के डिलीवरी के लेवल तक जो कमिटमेंट रहा है, उसको बहुत बारीकी से, नज़दीकी से कार्तिक शर्मा समझते हैं और संसद में अपनी बात उन्होंने उसी की बिना पर रखी। अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते वक्त दूसरे जजों ने कौन सी खास बात कही,
यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत मुमकिन है कि यह बातें आपको कहीं और ना सुनने देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी है कि वो जजेज जो उस बेंच में थे उन्होंने कुछ कहा है और वो देश को जानना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप जानेंगे उसके बाद कुछ बड़े और बुनियादी सवाल आपके जहन में खड़ा होंगे। उन सवालों पर चर्चा देश में आगे होनी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने ये कहा कि एक पूरी पीढ़ी अविश्वास के दौर में बड़ी हुई है। आर्टिकल 370 का मकसद जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों के बराबर लाना था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच के लिए एक आयोग बनाने का निर्देश दिया, जो 1980 से अब तक जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की टाइम बाउंड जांच करेगा, उस पर रिपोर्ट तैयार करेगा। साथ ही आयोग सुलह के उपायों का भी सुझाव देगा। जस्टिस कौल ने कहा कि अनुच्छेद 367 के संशोधन को पिछले दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करना गलत रहा। यानी कि एक जस्टिस वो कह रहे हैं कि एक पूरी पीढ़ी अविश्वास के दौर में बड़ी हुई है और गलत तरीके से संशोधन करके जिस तरीके से चलता रहा वो सही नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण है। असाम्य, जो संघीय इकाइयों के बीच असमान शक्तियों और संबंधों पर आधारित है, यह जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का सूचक नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से संघवाद खत्म नहीं होगा। वैसे लोग जो संघीय ढांचे का हवाला देकर के उनको लगता है कि राज्य और संघ के बीच में शक्तियां बटी हुई हैं, इन बटी हुई शक्तियों का संतुलन एक संघ जो भारत है उसके बने रहने, मजबूत होते रहने का आधार होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 370 को ला करके अगर आपको ये लगता है कि संघीय ढांचा को अपने बना करके रखा है, वो नहीं है, वो संतुलन पैदा नहीं करता है। एक देश के भीतर जो संप्रभु देश है उसके भीतर आपने एक अलग तरह से संप्रभु यूनिट खड़ा कर दिया है। दो संप्रभु शक्तियां आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, इसकी शक्तियां सीमित हैं और यह जो केंद्र सरकार है वो वहां अपने पूरे प्रोग्राम के साथ नहीं जा सकती है। आपने एक दीवार खड़ी कर दी और इस दीवार पर सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है। संघीय ढांचे की समझदारी पर सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे पर जम्मू कश्मीर के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट भारत की जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उस पर सवाल करता है कि उसके सामने एक और यूनिट आपने कैसे खड़ा की और चल रहा था 70 साल से। इन दो जजों का जिक्र करने के बाद मैं फिर से सांसद कार्तिक शर्मा को आपके सामने लाना चाहता हूं। वे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सदन में लोकहित और लोकमत के कई बड़े सवाल उठाए जिनकी तरफ आम सांसदों का ध्यान शायद ही जाता है। इस लिहाज से मैं उनको भारत की बुनियादी समझ रखने वाले एक बेहद सुलझे और तेज तर्रार सांसद के तौर पर देखता हूं। कार्तिक शर्मा ने पिछले 4 साल में कश्मीर में बेहतरी का जो माहौल रहा है और उसके आधार पर उन्होंने जो आंकड़ा रखा वह सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों को कहीं ना कहीं वाजिब ठहराता है और उन टिप्पणियों से जो संगीन सवाल पैदा होते हैं उनको मजबूत करता है। भारत के संघीय ढांचे से खिलवाड़ करते हुए राज्यों को भारत की संप्रभुता के बावजूद संप्रभु बनाने वाले क्या बड़े बड़े गुनाहगार नहीं हैं? सांसद कार्तिक शर्मा के तथ्य आपकी समझ के लिए काफी होंगे। So the abrogation of 370 has spurred unprecedented economic growth in the valley. Travel and tourism has picked up thanks to the environment of peace and prosperity that has been made possible by the Modi government. Local business and industries have started to thrive again with the ease of doing business measures undertaken. Multiple large corporations are now looking to set up their offices in Jammu and Kashmir. Sir, I'm an independent. I don't have a party to take time from, so I will seek your indulgence to complete my speech. Sir, from hosting of the G20 meetings to the social sector, which is also thriving with open, fearless, and productive public interactions, education and healthcare is finding itself in the middle of policy implementation with multiple youth-centric initiatives being taken. डर के माहौल को इस सरकार ने आशा, अमन और उम्मीद के वातावरण में बदलने का काम किया है. So the youth of Kashmir is not different from the youth of the rest of the country.
They want opportunities, they want education, they want growth, they want prosperity. This bill seeks to undo the political injustice and usher in an era of new energy and representation to the people of Jammu and Kashmir equitably. So no speech about Kashmir is complete without the famous couplet by Amir Khusro. Gar firdaus barue zami ast, ami asto, ami asto, ami ast. If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this. Prime Minister Shri Narendra Modi and the Honorable Home Minister are committed to restore the region of Jammu and Kashmir back to its rightful title, Firdaus. And hence I support the bill. As today the Honorable Supreme Court has ratified the decision, bringing an end to any criticism, dissent that has been made out to this bill. So I support this bill and I urge all members to heartily welcome this initiative. Thank you very much. गर फिरदौस बररुए ज़मीं अस्तु। कश्मीर के उन दिनों के लौटने के दिन आ रहे हैं और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके बहुत मजबूत आधार हैं। कश्मीर में सिनेमाघरों के खुलना, कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस का बनना, कश्मीर में नर्सिंग कॉलेजेस का खुलना, कश्मीर में खेती बाड़ी के लिए दिन सामान्य होना, कश्मीर में सैलानियों का आना, रिकॉर्ड। जिंदगी के जितने भी रास्ते होते हैं, बेहतरी के जितने भी चेहरे होते हैं, कश्मीर में आपको अगर सब दिखते हैं तो आपको बेहतर दिनों की आहट साफ साफ सुनाई पड़नी चाहिए, और नहीं पड़ती है तो आप फिर उन्हीं लोगों की जमात में हैं जिन लोगों ने कश्मीरियत और हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते का हवाला दे करके कश्मीर को एक बंद दरवाजे का मकान बना के रखा। ये अजीब सी मानसिकता के लोग हैं और इनके खिलाफ एक माहौल तैयार होना चाहिए देश के भीतर। आर्टिकल 370 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रोविजन था जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस देता था। संविधान से मिले उसी विशेष दर्जे की वजह से धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले सूबे पर संविधान की उपयोगिता भी काफी हद तक सीमित हो जाती। ये तब था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कोई दूसरा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। वैसे तो आर्टिकल 370 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया 370 वापस लेने का, बिल्कुल सही है, संविधान सम्मत है। अब पहले क्यों नहीं? एक शर्त यह भी थी वहां कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। अब आप बताइए, अंबेडकर साहब ने 370 पर एतराज किया था इसी कारण। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 दरअसल था क्या, क्योंकि अब गुजर रहा है तो गुजरते हुए 370 को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये एक वाहियात प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर टेम्पररी था, परमानेंट करके रखा गया है। तो देश को भी जानना चाहिए कि इस तरह के हालात कश्मीर में बने, वहाँ की बेटियों के लिए दुनिया अगर कश्मीर के दरवाजे के भीतर ही रही, वहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं मिले, हथियार थमाए गए, वहाँ नशे का एक बड़ा धंधा तैयार किया गया, दहशतगर्दी पैदा की गई, बारूद की गंध घाटियों में फैली रही, खुशबू जो फूलों की होती थी उसकी जगह पर शिकारे जो हैं वो सन्नाटे में यूं ही बैठे रहे, जिंदगी थमी रही, ठहरी रही, दहशत से भरी रही, भूख से बिलबिलाती रही। क्यों रही? 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना। इसे एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में जोड़ा गया। संविधान का आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रावधान के जरिए जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाले राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 की जो रूपरेखा है 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी। शेख अब्दुल्ला को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तब प्रधानमंत्री ही हुआ करता जम्मू कश्मीर का। भारत का प्रधानमंत्री होगा तो उसका भी प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 370 के तहत संसद को जम्मू कश्मीर के लिए डिफेंस
फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इसमें कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन बाकी कानूनों को लागू कराने के लिए केंद्र राज्य की सिफारिश पर निर्भर करेगा। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान का आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा, अलग निशान था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर के नागरिक थे और वो हिंदुस्तान के नागरिक थे। ये स्थिति उन लोगों को थी जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे भारत के दायरे में और 370 के जरिए अलग तरह की हैसियत बना रखे थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 360, जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब सवाल यह है कि जब 370 हटा, मोदी सरकार आई, कुछ चीज़ें वहाँ विकास बेहतरी की चलने लगी, हालात बेहतर करने की कोशिश होने लगी, 370 के ज़रिए उसको रफ्तार दी गई। तो फिर वहाँ हालात बदले हैं, तो नौजवान भी कुछ कह रहे होंगे। तो जम्मू कश्मीर के नौजवान क्या कहते हैं, ये सुनिए। भी काफ़ी खुश है, डेवलपमेंट्स भी हो रही है, हर एक चीज़ फ़ायदे में हो रही है। इस वक्त कश्मीर में जितने भी लोग हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 99% लोग इस फैसले से खुशी होंगे कि यह बरकरार है। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था कश्मीर में, कुछ भी नहीं था, जीरो। कश्मीर जो था वो जीरो पे था। जब से ये लागू हुआ है 370, जब से ख़त्म हुआ था, उसके बाद डेवलपमेंट्स लाई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आई, लोग भी खुश हुए, बेरोज़गारी भी कम हुई, तो यूथ भी काफ़ी खुश है इस चीज़ से। इस हवाले से हम यूथ जो हैं बहुत खुश हैं। हम चाहते थे जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला था, यूथ भी परेशान थी और लोग भी बहुत परेशान थे, हो खुदा ना खास कि ये वापस लिया जाए। बट शुक्र है ऊपर वाले का और मोदी जी के हम आभारी हैं, करम है, रह गया। इसकी वजह से जो है बहुत विकास हो गया है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है कश्मीर में। यहाँ पे आप देखते थे कि 65 वगैरह से यहाँ पे कुछ था ही नहीं, अंधेरे में रखा था लोगों को बाकी अदर पार्टीज ने। 3.5 साल में, 9.5 साल में यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना विकास, कितना डेवलपमेंट हो गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में सिनेमाज, गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स हैं, गोल्डन कार्ड्स हैं, राशन हैं। गवर्नमेंट ने इतना सुविधा लोगों के लिए रखा है जो कि कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाती। ये नौजवान जो कुछ भी कह रहे हैं, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है कि आपका वो जो ऊपर वाला है और आपके बीच में संवाद चल रहा है उसकी जानकारी। ये सामने दिखने वाली चीज़ें हैं। सिनेमाघर खुल रहे हैं तो खुल रहे हैं, बाज़ार देर रात तक खुल रहे हैं तो खुल रहे हैं, लोगों के यहाँ रोज़गार और पैसे बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, सैलानियों की आमद बेहिसाब आई हुई है तो है। आतंकवाद के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जानकारी दी और मुझे लगता है ये जानकारी बहुत दिलचस्प है। समूचे हिंदुस्तान को यह डेटा देखना चाहिए कि 1994 से 2004 के दौरान आतंकवाद की जो कुल संख्या थी, आतंकवादी घटनाएं कितनी हुई, तो 40,164। और 2004 से 2014 यानी कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 7,217 घटनाएं हुई। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत 2014 से लेकर के आज तक आतंकवाद की कुल घटनाएं 2000 हुई। 40,000, 7,000, 2,000, जो पहले के मुकाबले आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी है, यानी कि 7,000 के लिहाज से आप 2,000 को देखें तो। जबकि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में पिछले लगभग 6 साल में गिरावट बेहिसाब देखी गई है और 2023 में अब तक की सबसे कम संख्या दर्ज की गई। ये अब आप देखिए 2021 आतंकवादी घटनाएं, जवान जो शहीद हुए, मुठभेड़ और नागरिकों की मौत। अब आप देखिए 2021 में 129 आतंकवादी घटनाएं, 42 जवान शहीद हुए, मुठभेड़ 100 हुई और नागरिक 41 मारे गए। 2022 में 129 से 125 आतंकवादी घटनाएं कम हुई, 32 जो हमारे जवान शहीद हुए, 42 से 32 हो गया।
117 नागरिक हमारे मारे गए, नागरिकों की तादाद मुठभेड़ 117 हुई है, नागरिक हमारे 31 मारे गए, वो 41 से 31 हो गया। और 2023 में आतंकवाद की घटनाएं 41 हैं। आप 2 साल के भीतर ही देखिए 129 से 41 और 20 घटनाएं, 20 जवान हमारे शहीद हुए, मुठभेड़ की 44 घटनाएं हुई और नागरिक जो हमारे मारे गए वो 13। ये सिर्फ 2 साल के भीतर है, मोदी सरकार के तहत ही। लेकिन 2019 में जैसे ही 370 हटाया गया, उसके बाद से स्थितियां बदलनी हुई शुरू हो गई और ये 2018 से लेकर के 2019 और 20 की हैं। तो दरअसल ये उल्टा है, मुझे पहले ये दिखाना चाहिए था आपको, उसके बाद वो ग्राफिक्स दिखाना चाहिए था, तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ जाता। 2018 में 228 घटनाएं थी, आतंकी घटनाएं, और 19 में 153, 20 में 126। वैसे जवान जो शहीद हुए 18 में, 19 में और 20 में, आपको ये घटता हुआ क्रम दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरीके से मुठभेड़, यह भी आपको फर्क यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा जो 19 और 20 का है। घटनाएं मुठभेड़ की बढ़ी 20 में, लेकिन नागरिकों की मौत 19 के मुकाबले 20 में कम हुई और यह संख्या लगातार उत्तरोत्तर कम होती चली गई। तो यह आंकड़ा सिर्फ इसलिए दिखाना है क्योंकि सरकार जो कुछ भी कह रही है वो आंकड़ों के आधार पे है और ज़मीन पर जो स्थितियाँ बदल रही हैं उनकी बिना पर है। और यह बात जम्मू कश्मीर को लेकर के यह देश अब समझने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर जब मुहर लगाई है और अपनी टिप्पणी की है, उसके ज़रिए यह साफ हो गया है कि सरकार इतने सालों के बाद, 7 दशक के बाद एक फ़ैसला वो हटाती है जो टेम्पररी था संविधान के भीतर, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ज़रूरी था, जो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में एक बेहतर रास्ता तैयार करने के लिए ज़रूरी था। समूचे देश में एक लय, एक रस, एक विधान, एक अनुशासन, एक प्रावधान, एक तरह की बेहतरी, एक तरह के सपने, एक तरह का संकल्प, एक तरह की मंशा, यह सब एक हो, एक हिंदुस्तान हो। उसके लिए बस एक टुकड़ा था ज़मीन का हमारा, जिसको 370 के ज़रिए अलग किया गया था। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वो इतने सालों तक अगर रखा गया 370 तो वो गलत था, संविधान में टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था, राष्ट्रपति के पास अधिकार था उसको हटाने का, और प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से उसको हटाया है वो संविधान सम्मत है और सही है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर के जो फैसला लिया है, आने वाले दशकों में इस बात का अंदाज़ा इस देश को होगा कि वह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला रहा और जम्मू कश्मीर एक नए मुस्तकबिल के साथ आगे बढ़ रहा है और उसका सूरज अब उभरने लगा है और उसकी रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। वक्त अब आपसे विदा लेने का है। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।